हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड पढ़ रहे थे तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आपने लास्ट क्लास में देखा था क्लासिफिकेशन में आप देख चुके थे कि वो दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं और उसको पढ़ चुके थे आप। और लास्ट में हम आए थे विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड युक्त जो कार्बोधातु यौगिक होते हैं उसे हम पढ़ रहे थे। उसमें भी हम टाइप पढ़ रहे थे सेतुबंध संरचना युक्त कार्बोधात्विक यौगिक। ये क्या थे ये भी हम देख चुके थे कि किस तरह कुछ कार्बोधातु यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या हम आयनिक और सहसंयोजी बॉन्ड के आधार पर नहीं कर सकते हैं। उनमें क्या होता है, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हम इसी को देख रहे थे। जैसे एग्जाम्पल ले लिया था हमने, ये है ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम का डाइमर, क्योंकि ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि जो मोनोमर फॉर्म होती है उसमें एल्यूमिनियम का अस्तर क्या होता है, अपूर्ण होता है। तो ये अपने अस्तर को पूर्ण करने के लिए किसका निर्माण कर लेते हैं, डाइमर का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो हमने बताया था कि ये जो डाइमर फॉर्म है उसमें ये जो बीच वाला बॉन्ड होता है ये कैसा बॉन्ड होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, जबकि ये 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। कैसे देखिए, एल्यूमिनियम का मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, देखो कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे जाएगा, ये क्या है 3s और ये क्या है 3p। 3s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 3p में। इसी तरह कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2 2s2 2p2। अगर इसको एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या है 2s और ये क्या है 2p। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि एल्यूमिनियम के पास में तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 3 और एक क्या है रिक्त, जबकि यहाँ देखो 4 कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन तो क्या है 4 बॉन्ड बनाएगा चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से, तो 3 तो ये बना लिया और एक ये बना लिया। इसी तरह ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कितने बना सकता है मैक्सिमम 3, 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से 1 2 3। अब मैंने ये जो दर्शा रखा है ये क्या है, रिक्त पी कक्षक एल्यूमिनियम के पास। इसी तरह यहाँ पर भी रिक्त पी कक्षक है। तो ये जो इस वाले बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो सिर्फ यहाँ न रहकर यहाँ तक क्या करते रहते हैं, विस्थानीकृत होते रहते हैं। ठीक है, डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। इसीलिए इस बंध को क्या कह दिया है कि यहाँ सेंटर तो कितने हैं 1 2 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं सिर्फ 2। इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है खाली है। इसलिए इस बॉन्ड को कह दिया हमने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जहां पर ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। ये भी यही फॉर्म है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, बनाना बंध, क्योंकि ये कैसे दिखाई दे रहा है, बनाना शेप में दिखाई दे रहा है। बनाना बंध, कर्ली बंध या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसको आपने समझा कि किस तरह से यहाँ पर ये बंध पाया जाता है। तो इसी के साथ में आपका क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक तो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। आप पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो, नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हो और आप डेफिनेशन पढ़ चुके हो। अब देखिए आपको बुक से कंसिडर करना होगा कि कार्बोधातु यौगिकों के कुछ उपयोग दे रखे हैं कि किस तरह से कौन सा कार्बोधातु यौगिक किस उपयोग में आता है, कि कौन से कार्बोधातु यौगिक का उपयोग औषधि में किया जाता है, किसका उद्योगों में किया जाता है। इस तरह आपको थोड़ा बुक से देखना है, वहां से आप रीड कर लेना, क्योंकि वो सिर्फ रीड करने का ही मैटर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसमें से हम एक धातु के कार्बोधातु यौगिक को अध्ययन करेंगे, जिसमें से आज हम सबसे पहले लेते हैं मैग्नीशियम के कार्बोधातु यौगिक। ठीक, तो देखिए मैग्नीशियम के कार्बोधातु यौगिक ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। एक तो होता है डाइएल्किल मैग्नीशियम और एक होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक, मैग्नीशियम की हैलाइड जो है वो 2 फॉर्म में पाई जाते हैं। एक तो होता है डाइएल्किल मैग्नीशियम, ठीक, और एक होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये 2 तरह से मैग्नीशियम के कार्बोधातु यौगिक पाए जाते हैं। जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है इसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक। इसे ग्रिग्नार अभिकर्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो की थी वो विक्टर ग्रिग्नार ने की थी। विक्टर ग्रिग्नार साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही सबसे पहले इसका निर्माण किया और इसका अध्ययन किया। इसीलिए RMG को ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। देखो
उन्होंने किस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण किया। तो देखिए, और ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये तो बनाया विक्टर ग्रैहम ने, लेकिन आपने क्लोरोफिल नाम सुना होगा, जो कि कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो भी किसका कार्य धातु यौगिक है, मैग्नीशियम का कार्य धातु यौगिक है। इस तरह मैग्नीशियम के कार्य धातु यौगिक कई रूप में पाए जाते हैं। हम यहाँ पर जो सामान्य है उन्हीं का अध्ययन करेंगे, ठीक। तो देखिए कि विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण किस तरह किया। उन्होंने क्या किया, एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करवाई, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में करवाई। तो आपको क्या मिल गया, RMGX मिल गया है। इसकी पूरी विधि है जो कि आप देख लेना, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण क्या है कि एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम की आपस में उन्होंने रिएक्शन करवाई और रिएक्शन करवाकर शुष्क ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाकर RMGX ले लिया। तो ये शुष्क ईथर क्यों लिया, क्योंकि RMGX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी अभिक्रियाशीलता को नियंत्रित करने के लिए यहाँ शुष्क ईथर काम में लिया जाता है, ठीक है। अब आप देखिए ये जो RMGX है इसे हम ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, इतना स्थायी नहीं होता है कि ठोस अवस्था में प्राप्त हो। ये किस अवस्था में प्राप्त होता है, विलयन अवस्था में ही इसको प्राप्त किया जाता है और विलयन अवस्था में इसकी रिएक्शन आगे करवा दी जाती है। अब इसका जो उन्होंने प्रयोग किया था उसमें प्रयोग में था कि उन्होंने एक गोल पेंदे का फ्लास्क लिया, उस गोल पेंदे के फ्लास्क में उन्होंने शुष्क ईथर को लिया और उसमें मैग्नीशियम की जो धातु है उसकी कतरन डाल दी। उसी में एक विलोडक डाल दिया जो कि इलेक्ट्रिक विलोडक था, जिसको हिलाता रहता है ताकि पदार्थ घूमता रहे। उसके साथ ही 2 नली और जोड़ दी, उसमें एक में था जल संघनित्र और एक में था शुष्क ईथर और एल्किल हैलाइड का 1:1 का मिश्रण, और उनके ऊपर जो इस नली है उसको शुष्क बनाए रखने के लिए उन्होंने निर्जलकारी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का ऊपर प्लग लगा दिया, ठीक। तो इससे नली में क्या रहा, नमी है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, सूखा वातावरण, शुष्क वातावरण बना रहता है। बूंद बूंद करके जो मिश्रण है वो आता रहता है और इस तरह ईथर के प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम आपस में रिएक्शन करके हमें क्या मिल जाता है, RMGX मिल जाता है, जो कि पारदर्शी रंगहीन एक विलयन होता है, एक द्रव होता है, ठीक है। आगे देखिए, आपने यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, एल्किल हैलाइड का यूज हो रहा है, ठीक। हैलाइड में यहाँ हो सकता है क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो इनकी क्रियाशीलता क्या होती है इसको हम देखते हैं। अगर इनकी क्रियाशीलता देखें तो जो RI होता है इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, फिर RBr की होती है, फिर RCl की होती है। ये इनकी क्रियाशीलता का ऑर्डर है, ठीक है। RI की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, ये आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, I- आसानी से मुक्त हो जाएगा, R आसानी से मुक्त हो जाएगा और आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, RMGX बना लेंगे। इसी तरह देखो, अगर यहाँ R ग्रुप की बात करें तो क्रियाशीलता क्या होगी, तो क्रियाशीलता इस तरह होती है कि जिस तरह एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ने के साथ साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, इस वजह से यहाँ पर क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आपने देखा कि एल्किल हैलाइड में RI की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, तो अगर RI की तुलना में RBr या RCl दोनों में से कुछ भी लिया जाता है तो उसमें थोड़ी मात्रा में आयोडीन मिला दी जाती है ताकि वो Br और Cl को रिप्लेस करके RI बना ले और आसानी से रिएक्शन करके हमारे पास RMGX प्राप्त हो जाए, ठीक। तो आपने देखा कि किस तरह से RMGX का निर्माण विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया, किस तरह इनकी क्रियाशीलता का ऑर्डर होता है, ये आप देख चुके हैं। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण की औद्योगिक विधि क्या है, ठीक, तो यहाँ औद्योगिक विधि देखिए क्या होती है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रेट की रिएक्शन हम एथीन से करवाते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपके पास में क्या मिल जाता है, डाई एथिल मैग्नीशियम मिल जाता है। ये जो रिएक्शन है ये 2
स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप देखो, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एंथ्रासीन की प्रेजेंस में। तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम हाइड्राइड। ये जो मैग्नीशियम हाइड्राइड होता है उसकी सेकेंड स्टेप में रिएक्शन हम एथेन से करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डाइएथिल मैग्नीशियम मिल जाता है। ये हुई इसकी औद्योगिक विधि और ये जो आपने देखी ये थी विक्टर मेयर की विधि। आगे देखिए कि किस तरह से एल्किल मैग्नीशियम या एरिक मैग्नीशियम का निर्माण होता है। देखो देखिए हमें निर्माण करना है डाइएथिल या डाइएथिल मैग्नीशियम का। तो इसके लिए या तो आप RMGX की रिएक्शन, ग्रीनर अभिकर्मक की रिएक्शन एल्किल लिथियम से करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, LiX और R2Mg। इसी तरह यदि डाइएथिल मर्क्यूरी की रिएक्शन अगर हम MgX2 से करवा दें, मैग्नीशियम डाइक्लाइड से करवा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, R2Mg प्लस HgX2। तो ये हुई डाइएथिल और डाइएथिल के निर्माण की विधि। आगे देखो, अगर आपको बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मरकरी का निर्माण करना हो तो इसकी रिएक्शन क्या होगी। इसके लिए आपको साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की रिएक्शन बनाने के लिए आपने लिया 2 मोल साइक्लोपेंटाडाइइन। ये डाइइनाइल नहीं है, ये क्या है, डाइइन। तो 2 मोल साइक्लोपेंटाडाइइन लिया और उसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी, मैग्नीशियम धातु से। तो आपके पास में क्या मिल गया, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये इसके निर्माण की अभिक्रिया है। अब एक और विधि है जो कि दे रखी है, वो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में R2Mg वो MgX2 की रिएक्शन डाइएक्सिन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपको मिल जाता है RMGX। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, विक्टर मेयर विधि, ठीक, जो कि किसने बनाई थी, विक्टर मेयर ने बनाया था। इस तरह RX और मैग्नीशियम की रिएक्शन करके RMGX का निर्माण। आगे देखिए कि ये जो RMGX होता है, ग्रीनर अभिकर्मक होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो ये जो RMGX है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोनोमर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, ये सिर्फ हमेशा मोनोमर फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये मोनोमर और डाइमर दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है और इस तरह इसमें साम्य अवस्था पाई जाती है। देखो कैसे RMGX डाइमर फॉर्म में, मोनोमर फॉर्म, दोनों फॉर्म ही साम्य अवस्था में रहती है। देखो यहाँ पर किसकी डाइमर फॉर्म है,
R2H3X2, ठीक है। ये फॉर्म इस तरह से मोनोमर फॉर्म और इस तरह R2MgX2 का मिश्रण और ये वापस R2MgX2 का मिश्रण बनाकर इस तरह का युगोत्पाद बना लेता है। तो ये सब आपस में साम्य अवस्था में रहते हैं, मोनोमर और डाइमर फॉर्म, ठीक है। तो एक ही इसकी संरचना बताना मुश्किल होगा ये, क्योंकि सारी की सारी कैसी होती है, साम्य अवस्था में प्रेजेंट होती है। तो आपने आज की क्लास में देखा कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है, किस तरह R की क्रियाशीलता का ऑर्डर होता है, किस तरह इसका निर्माण की विधियां हैं, क्या इसकी संरचना होती है। हम अगली क्लास में देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रासायनिक क्रियाविधि, जो कि दो तरीके से होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही योगात्मक। लेकिन इसके बीच बीच में कौन सी रिएक्शन आती है, वो किस तरह से संपन्न होती है, इन सब का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।